हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 10 इलेक्ट्रिक करंट का पार्ट सेकंड। अगर अभी तक आपने पार्ट फर्स्ट विजिट नहीं किया हो तो इस कार्ड पर क्लिक करके पार्ट फर्स्ट विजिट कर सकते हैं। देखो, पार्ट सेकंड में अपन को बेसिकली ये स्टार्ट करना है कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट जब ड्रॉ करेंगे तो उसके अंदर जो जो कंपोनेंट होंगे उनके सिंबल क्या होंगे। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है। तो सपोज करो कि मुझे एक बल्ब जो है वो कनेक्ट करना है, उसे ग्लो करना है, मतलब उसे ऑन करना है। तो सपोज करो कि ये एक बल्ब है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस बल्ब को एक ऐसे सोर्स से कनेक्ट करूंगा। किससे कनेक्ट करूंगा? सोर्स से। सोर्स बोले तो जहां से इलेक्ट्रिक करंट क्या होगी, पास होगी, मतलब जनरेट होगी। ठीक है। और फिर मैं उसे क्या करूंगा, वायर से क्या कर दूंगा, कनेक्ट कर दूंगा। इस सोर्स से करंट होती हुई जब इसमें से होकर जाएगी तो ये बल्ब क्या करने लगेगा, ग्लो करने लगेगा। तो ये पूरा जो क्लोज पाथ बन रहा है, जो पूरा पाथ कैसा है, कंडक्टिंग पाथ है, मतलब जिसमें से करंट पास हो सकती है। और इस पाथ को अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट इज क्लोज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब बीच में से कहीं से भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, कंडक्टिंग पाथ होना चाहिए जिसमें से करंट पास हो सके। हैविंग अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का क्या हो, एक सोर्स होना चाहिए। एंड वन और मोर सर्किट कंपोनेंट, और भी उसमें चीजें होनी चाहिए, लेकिन ये चीजें तो होनी चाहिए। उसे अपन क्या कहेंगे, उस क्लोज पाथ को अपन क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट कहेंगे। क्लोज क्यों बोला? अगर सपोज करो कि ये क्लोज या कंटिन्यूअस ना हो, यहां से ब्रेक हो, तो देखो ये फ्लो यहां तक आएगा, आगे कैसे जाएगा। देखो, अपन ने देखा था कि इलेक्ट्रिक करंट जो थी वो चार्ज का क्या था, फ्लो था। तो फ्लो होने के लिए रास्ता चाहिए। जैसे सपोज करो कि मुझे वाटर फ्लो करवाना है, तो अगर बीच में से पाइप कटा हुआ है तो फिर वो वहां पर आके तो निकल जाएगा, आगे जाएगा ही नहीं। तो मतलब पाथ कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, कंटिन्यूअस पाथ होना चाहिए। और कैसा पाथ होना चाहिए, कंडक्टिंग पाथ होना चाहिए। कंडक्टिंग पाथ बोले तो जहां से करंट पास हो सके। ठीक है। अब इसमें अपन सर्किट में जो जो चीजें लेंगे उसका एक्चुअल डायग्राम ना बन के उनका सिंबलिक डायग्राम क्या करेंगे, यूज करेंगे। जैसे सपोज करो, सबसे पहले अपन लेते हैं सेल। सेल आपने सब देख रखे हैं। जैसे नॉर्मल अपने घरों में जो पेंसिल सेल होता है वो कैसे होता है, ऐसे सिलेंड्रिकल शेप का होता है, एक तरफ आगे ऐसे होता है। ठीक है। तो अब यहां पर अपन ऐसा ड्रॉ नहीं करेंगे। सेल जब भी अपन को ड्रॉ करना होगा तो एक बड़ी लाइन बनाएंगे, एक छोटी लाइन बनाएंगे। बड़ी लाइन पे प्लस लिखेंगे, छोटी लाइन पे माइनस लिखेंगे। मतलब ये प्लस टर्मिनल की तरह बिहेव करेगा, ये माइनस टर्मिनल की तरह बिहेव करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर सेल ना लगाकर अपन को बैटरी लगानी हो, तो बैटरी जो होती है वो बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होती है। तो यहां पर क्या करना है, ये जो पेयर है, एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन का, उसको एक से ज्यादा बार रिपीट करना है। अगर आप 2 बार भी ऐसा बना देते हो तो बैटरी कहलाएगी। फिर 2 बार बनाओ, 3 बार बनाओ, 4 बार बनाओ, वो क्या होगी, बैटरी कहलाएगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों के सिंबल क्लियर। फिर ऑन ऑफ करने के लिए अपन को की या स्विच लगानी पड़ती है। बेसिकली देखो, सर्किट में 2 चीजें हो सकती है, एक प्लग की आती है और एक स्विच आता है। तो दोनों के लिए अलग अलग सिंबल है, लेकिन आपकी बुक में ऐसा लिखा हुआ है कि की और स्विच, मतलब एक जैसा ही वर्ड यूज किया है। ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपको फिर भी नॉलेज के लिए बता रहा हूं। अगर अपन प्लग की बनाते हैं, देखो प्लग की जब आप देखोगे अच्छे से, मतलब आप लैब में कभी जाओगे तो वहां पर देखो क्या होगा कि ऐसा एक छोटा सा बोर्ड होगा और उस पे ऐसे मेटल का ऐसा सॉकेट बना होगा, जिसमें बीच की तरफ ये मेटल की प्लेट है, या बीच में होल होगा। यहां पर आप एक अपने जैसी नॉर्मल, जैसे गाड़ी की जो चाबी वगैरह होती है वैसी एक की होगी, उसे अपन जब इसके अंदर कनेक्ट करेंगे, देखो अभी इन दोनों के बीच में गैप है, इसका मतलब करंट यहां से यहां नहीं जा सकती। लेकिन जैसे ही अपन इसके बीच में कोई कंडक्टर फंसा देंगे, बोले तो कोई मेटल की या कोई चीज ऐसे डाल देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, यहां से करंट वहां जा सकती है। तो ऐसे बनाएंगे तो देखो ये अपन इन दोनों लाइन को ऐसे बना दिया। ठीक है। और जब इसके बीच में अपन डालेंगे तो अपन डॉट लगा देंगे। जब तक ऐसा होगा तो ये ओपन है, मतलब करंट पास नहीं करने देगा आगे। और जब अपन बीच में डॉट लगा देंगे तो इसको क्या समझा जाएगा, क्लोज। अपन जो स्विच है, अगर स्विच बनाने हो तो स्विच ऐसे बना सकते हैं, 2 डॉट बनाने। अभी देखो इनके बीच में कनेक्ट नहीं है तो ये कैसा है, ओपन। ऐसे लाइन आ जाएगी तो कैसा हो जाएगा, क्लोज। आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, ये बड़े आसानी से यूज होता है, तो अपन ये यूज करेंगे। नेक्स्ट है रजिस्टर। रजिस्टर बेसिकली क्या होता है, ऐसी कोई चीज जिसका एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में रेजिस्टेंस हो। क्या होना चाहिए,
रेजिस्टेंस होना चाहिए। अब ये रेजिस्टेंस क्या होता है वो अपन आगे देखेंगे। अभी के लिए ऐसी कोई भी डिवाइस जो अपन सर्किट में जोड़ते हैं जिसमें अपन या तो उसमें उससे कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करना चाहते हैं, जैसे मान लो अपन ने बल्ब लगाया है, फैन ऑन किया है, या फिर कुछ भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जोड़ा है, तो अपन उसकी जगह खाली अगर अपन नहीं शो करना चाहते कि वो इक्विपमेंट क्या है तो अपन खाली एक वायर बना देंगे, ऐसा रजिस्टर बना देंगे कि भाई ये एक रजिस्टर जोड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है वेरिएबल रजिस्टर रियोस्टेट करंट कंट्रोलर। देखो ये क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो एक सिलेंड्रिकल होता है और जिसके ऊपर आगे पीछे ऐसे मूव करवाने के लिए कुछ होता है और उसमें बहुत सारे वायर ऐसे कॉइल होता है। ठीक है, इससे अपन क्या कर सकते हैं, जो करंट पास होती है, जैसे मान लो सपोज करो कि ये बैटरी का जो सोर्स है या सेल या बैटरी जो भी ले रखा है, ये 3 एम्पियर की करंट पास कर सकता है। ठीक है, और अब मैं सर्किट में चाहता हूं कि करंट की वैल्यू थोड़ी कम हो, तो मैं कैसे करूंगा, तो फिर मैं रियोस्टेट की हेल्प से कर सकता हूं। रियोस्टेट की हेल्प से मैं करंट की वैल्यू को क्या कर सकता हूं, कम और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में कुछ भी वैल्यू का कर सकता हूं। ठीक है, तो बेसिकली रियोस्टेट क्या है, करंट कंट्रोलर है। और क्योंकि ये करंट कंट्रोल करने के लिए रेजिस्टेंस को वेरी करता है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, रेजिस्टेंस अपन आगे पढ़ेंगे, अभी के लिए ऐसे समझ लो रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन को कहते हैं। ठीक है, तो उसको वेरी करता है, इसलिए इसे वेरिएबल रेजिस्टेंस भी कहते हैं। इसको वही सिंबल से डिनोट करना है जो रजिस्टर का है, बस ऊपर की तरफ एक लाइन क्रॉस कर देनी है। ठीक है, या तो इसको ऐसे बना सकते हैं या ऐसे बना के एक ऊपर से लाइन लगाकर ऐसे एरो टच करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते, देखो इलेक्ट्रिक बल्ब अगर लगा हुआ है सर्किट में, अपन को शो करना है तो अपन इस तरीके का सिंबल बना सकते हैं। ये तो हो गया अपने जनरल चीजें। अब देखो अगर जब अपन कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे तो अपन ये चेक करना चाहेंगे कि उस सर्किट में कितनी करंट पास हो रही है, उस सर्किट में जो इक्विपमेंट लगाया है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो वो अपन कैसे देखेंगे, तो उसके लिए 2 इक्विपमेंट लगाएंगे, एक करंट मेजर करने के लिए और एक पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए। करंट मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं उसे कहते हैं एमीटर। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए जो लगाते हैं उसे क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर। नाम से ही क्लियर है, ए किसकी यूनिट थी, करंट की यूनिट थी, एम्पियर, तो जो एम्पियर को मेजर करे तो ये एमीटर क्या करेगा, करंट मेजर करेगा। वोल्ट किसकी यूनिट थी, पोटेंशियल डिफरेंस की, तो जो वोल्ट को मीटर करे, बोले तो मेजर करे, वो क्या कहलाएगा, वोल्ट मीटर। ठीक है, और इसके अलावा इन सबको कनेक्ट करने के लिए कनेक्टिंग वायर यूज करेंगे, जिसे अपन स्ट्रेट लाइन से क्या करेंगे, शो करेंगे। आइडियली तो कनेक्टिंग वायर ऐसा होना चाहिए जिसका रेजिस्टेंस बिल्कुल ना हो, लेकिन ऐसा होगा नहीं, कुछ ना कुछ तो सबका ही होता है। आगे बढ़ते, देखो अब अपन को क्या करना है, इन सब चीजों को यूज करके क्या करना है, सर्किट बनाना। ठीक है, तो एक एक करके करते हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहां पर एक रजिस्टर लेंगे या फिर कोई इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जैसे बल्ब वगैरह कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, ये ले लिया। अब इसमें कितनी करंट, जब अपन इसको सर्किट में जोड़ने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसे सोर्स से जोड़ देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर 2 पेयर बनाए, बड़ी लाइन छोटी लाइन का, तो ये बेसिकली बैटरी हुई। एक पेयर बनाता तो ये क्या होता, सेल होता। ठीक है, ये बनाया, की लगा दी, अभी किस स्टेट में, ओपन, और करंट को कंट्रोल करने के लिए करंट कंट्रोलर लगा दिया। और ये सब जो लाइन शो कर रही है वो किसको कर रही है, कनेक्टिंग वायर को, जो इन सबको कनेक्ट कर रही है। अब जब सर्किट में ऑन करूंगा तो इसमें कितनी करंट पास होगी, इसके लिए मुझे एमीटर लगाना है। अब एमीटर की पोजीशन सुनना, एमीटर हमेशा जिस इक्विपमेंट में करंट को मेजर करना हो या रजिस्टर में करंट मेजर करनी हो उसके सीरीज में लगाते हैं। सीरीज में बोले तो जैसे ये कोई चीज है तो उसके आगे या पीछे भी लगा सकते हैं, लेकिन आगे लगाना सही आइडियल पोजीशन होगी। तो जैसे ये रजिस्टर है, इसके आगे लगाएंगे, तो एमीटर हमेशा सीरीज में लगता है, जबकि वोल्ट मीटर जो होता है वो पैरेलल में लगता है। पैरेलल में बोले तो जैसे ये रजिस्टर है तो उसके नीचे या ऊपर की तरफ लगाएंगे, जैसे यहां लगाया हुआ, यहां से ये वोल्ट मीटर यहां से और यहां की रीडिंग का जो डिफरेंस होगा वो शो करेगा। बेसिकली वोल्ट मीटर क्या शो करता है, पोटेंशियल डिफरेंस शो करता है। तो देखो इन 2 के बारे में 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ध्यान से सुनना। पहला, एमीटर क्या होता है, तो वो डिवाइस या वो इक्विपमेंट जिससे अपन क्या मेजर करते हैं, करंट मेजर करते हैं, उसे अपन एमीटर कहेंगे। वोल्ट मीटर क्या होता है, वो इक्विपमेंट या वो डिवाइस जिससे अपन क्या मेजर करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं, देखते हैं कि सर्किट में कितना पोटेंशियल आ रहा है, उसे अपन क्या कहेंगे, वोल्ट मीटर कहेंगे। एमीटर को सर्किट में कैसे लगाते हैं, तो एमीटर को सर्किट में कैसे लगाते हैं अपन, सीरीज में लगाते हैं, और वोल्ट मीटर को सर्किट में कैसे लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ये आप एक बार पूरा नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये सर्किट को जब ऑन करेंगे, डॉट लगाएंगे तो करंट पास होने लगेगी,
तो अगर आप इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम बनाते हैं और उस सर्किट डायग्राम में आपने करंट की डायरेक्शन शो नहीं की है तो ये आपने बहुत बड़ी गलती की, ठीक है। तो बिना, जैसे अपन ने लाइट चैप्टर में रे डायग्राम बनाए थे तो रे की डायरेक्शन शो करते थे, ठीक ऐसे कैसे जब सर्किट ऑन हो और सर्किट डायग्राम में आपने करंट नहीं शो किए तो बहुत गलत बात है। तो करंट की डायरेक्शन कहां से कहां होती है? पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल था, ये नेगेटिव टर्मिनल, तो करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो यहाँ एरो लगाया हुआ मतलब ऐसे करंट ऐसे जा रही है, और फिर यहाँ एरो लगाया हुआ मतलब करंट ऐसे आ रही है, ठीक है। तो आप जब भी क्लोज सर्किट हो, क्लोज सर्किट जिसमें करंट पास हो रही है, ओपन सर्किट जिसमें करंट पास नहीं हो रही, ठीक है। तो जब भी आप क्लोज सर्किट बनाए तो उसमें करंट की डायरेक्शन बनाना कंपलसरी है, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे देखते हैं ओम्स लॉ। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट लेते हैं ओम्स लॉ। तो देखो, ओम्स लॉ समझने से पहले एक चीज अच्छे से वापस रिवाइज करते हैं जो यहां पर इंपॉर्टेंट भी है। देखो, सपोज करो कि ये कोई वायर है और इस वायर में मैं चाहता हूं कि चार्ज फ्लो करे। बोले तो बेसिकली मैं चाहता हूं कि इस वायर में से करंट पास हो या करंट फ्लो हो। तो ये करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इस वायर के दोनों एंड पे क्या करना पड़ेगा? एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करना पड़ेगा। बोले तो एक एंड पे हाई पोटेंशियल और एक एंड पे क्या करना पड़ेगा? लो पोटेंशियल। ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करूंगा तो क्या होगा? जो इसके अंदर की जो चार्ज कैरियर्स है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन जो है, वो क्या करेंगे? मूव करने लगेंगे। जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो कहां से कहां की तरफ मूव करता है? लो पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल की तरफ, और वो मूव करेगा और अपन क्या कहेंगे कि करंट पास हो रही है। इसका मतलब किसी वायर या किसी कंडक्टर में अगर करंट पास करनी है तो उसके दोनों एंड पे मुझे क्या करना पड़ेगा? एक पोटेंशियल डिफरेंस क्या करना पड़ेगा? जनरेट। और यही पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करने के लिए अपन क्या अप्लाई करते हैं? बैटरी, ठीक है। एक बार पोटेंशियल डिफरेंस लगाना काफी नहीं होगा। ऐसे नहीं है कि एक बार यहां पोटेंशियल डिफरेंस है तो करंट, वो जो चार्ज है फ्लो हो जाएंगे और थोड़ी देर बाद वो पोटेंशियल डिफरेंस हट गया तो वो वापस चार्ज रुक जाएंगे फ्लो करना। इसका मतलब वो जब तक आप करंट पास करना चाहते हैं तब तक आपको क्या करना पड़ेगा? पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना पड़ेगा दोनों एंड पे, ठीक है। और वो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने के लिए अपन सर्किट में क्या ऐड करते हैं? सेल, बैटरी, जो क्या होता है अपने इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर मान लो कि यहां पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 10 है। कितना है? 10। तो जो करंट पास हो रही है वो होगी। सपोज करो मैं इस पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा देता हूं तो वो जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फ्लो हो रहा है। अगर वो डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा तो चार्ज और जल्दी से फ्लो होने लगेंगे। तो बेसिकली करंट क्या होगी? और ज्यादा प्रोड्यूस होगी या और ज्यादा क्या होगी? फ्लो होगी। मतलब जितना ज्यादा अपन पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे, जो चार्ज है उनकी स्पीड उतनी जल्दी जल्दी क्या हो गई? बढ़ जाएगी। और जो फ्लो होने की रेट जो है वो बढ़ जाएगी। बेसिकली क्या बढ़ जाएगा? करंट बढ़ जाएगी। तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने पर क्या बढ़ती है? करंट बढ़ती है। उल्टा भी कह सकते हैं कि करंट बढ़ाने पर क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है। और ये जो रिलेशन है किसके बीच में? पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में, वो किसने सबसे पहली बार एक्सप्लेन किया था? साइमन ओम ने। और इसी रिलेशन को अपन ने क्या बोला? ओम्स लॉ बोला। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ओम्स लॉ बेसिकली क्या है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो करंट के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है कि एक चीज जिस रेशियो में बढ़ेगी दूसरी चीज भी उसी रेशियो में बढ़ेगी। जैसे सपोज करो कि जो करंट जो है वो डबल हो जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस भी डबल हो जाएगा। करंट 4 टाइम्स हो जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस भी 4 टाइम्स हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या करंट पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये दोनों ही चीजें क्या है? ओम्स लॉ है, ठीक है। अब ये जो चीज है ये करते समय जब अपन ये चीज निकालते हैं तो जो यहां पर वायर वगैरह लिया है उसको अपन को चेंज नहीं करना है, ठीक है। और इसको भी अभी अपन समझेंगे क्यों नहीं करना है। और जो फिजिकल कंडीशन वगैरह, जो टेम्परेचर वगैरह, वो भी अपन को क्या नहीं करनी है? चेंज नहीं करनी है। तो ओम्स लॉ पूरा क्या है? ध्यान से सुनना। इफ फिजिकल स्टेट रिमेन कांस्टेंट, बोले तो वायर चेंज नहीं किया, जो कंडीशंस थी टेम्परेचर वगैरह वो अपन ने चेंज नहीं की, देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ वायर, ये वायर था, इसके दोनों एंड पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट फ्लोइंग थ्रू इट। जितनी करंट पास होगी उसके, ठीक है।
तो जितनी ज्यादा करंट पास करेंगे उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, या जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा करंट होगी। दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। अब इस चीज को समझते हैं। सपोज करो कि करंट की वैल्यू सॉरी अपन ने पोटेंशियल डिफरेंस 8 था और करंट कितनी है 2, ठीक है। मैंने इसको डबल किया 16, तो ये भी डबल होगा। ऐसा नहीं होगा कि ये 8 से 16 हुआ, इसमें कितने का गैप है 8 का, तो इसमें भी 8 का गैप बढ़ जाएगा, 8 का इंक्रीमेंट होगा। नहीं, सेम रेशियो में बढ़ना क्या कहलाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक बढ़े दूसरा भी बढ़े और उसी रेशियो में बढ़े तो इसको कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक बढ़े और दूसरा घटे और उसी रेशियो में घटे तो उसे अपन क्या कहेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहां पर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। 8 से 16 किया तो यहां पे भी 2 से क्या हो गया 4। अगर 16 से 32 किया मतलब और डबल किया तो यहां पे भी 4 से डबल होकर कितना हो गया 8। तो मैं क्या कह सकता हूं कि V जो है वो I के क्या है, प्रोपोर्शनल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर सपोज करो कि मुझे इन दोनों के बीच में इक्वल लगाना है, क्या लगाना है, इक्वल, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 8 इक्वल टू 2? नहीं, ये तो मैथमेटिकली रॉन्ग है। ना 16 इक्वल टू 4 लिख सकता हूं, ना 32 इक्वल टू 8 लिख सकता हूं। तो एक ऐसी वैल्यू ढूंढू जो यहां पर पुट करने पर ये दोनों इक्वेशन क्या हो जाए, बराबर हो जाए, उसको दोनों टर्म बराबर हो जाए, उससे अपन क्या कहेंगे, उस रिलेशन का कांस्टेंट। जैसे अगर मैं यहां पर 4 से मल्टीप्लाई कराऊं, किससे कराऊं 4, तो देखो 4 टू जा कितने हो जाएंगे 8, यहां पे भी 4 से कराऊं तो कितना हो जाएगा 16, यहां पे भी 4 से कराऊं तो कितना हो जाएगा 32। तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू है जो इस तरफ मल्टीप्लाई करने पर ये अपन बीच में इक्वल का साइन लगा सकते हैं, इसको कहते हैं प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। तो जब भी अपन प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर इक्वल लगाना चाहते हैं तो वहां पर एक कांस्टेंट लाएंगे और उस कांस्टेंट की वैल्यू इस तरह की होगी कि वो पुट करने पर ये जो रिलेशन प्रोपोर्शनल का है उसकी जगह अपन क्या लगा सकते हैं, इक्वल लगा सकते हैं। जैसे इस केस में वो कितनी है 4, ठीक है। और ये कांस्टेंट जो है, ये अपना पर्टिकुलर कांस्टेंट जो है यही ओम्स कांस्टेंट कहलाया और इसे ही रेजिस्टेंस बोला गया। और ये जो कांस्टेंट है ये एक पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे फिक्स होता है। इसका मतलब पहली रीडिंग लेते समय अगर मान लो मैंने कोई वायर ले रखा है और उसके लिए ये कांस्टेंट 4 है और दूसरी रीडिंग के लिए मैंने कुछ और ले लिया, हो सकता है उसके लिए कितना रहा हो 5 रहा हो, तो 5 इंटू 4 तो फिर 16 बराबर आएंगे ही नहीं, ठीक है। इसका मतलब ये जो चीज है ये कांस्टेंट तभी है तब क्या करना पड़ेगा अपन को, कंडक्टर जो है वो सेम रखना पड़ेगा, टेम्परेचर वगैरह चेंज नहीं करना पड़ेगा। यही वजह है कि यहां पर अपन ने क्या लिखा है कि फिजिकल स्टेट क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। तो ऐसे केस में V प्रोपोर्शनल I या I प्रोपोर्शनल V लिख सकते हैं, ठीक है। और ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा, R जो है वो कांस्टेंट आएगा। इस R का अगर मैं फॉर्मूला निकालू तो R क्या होगा, V अपॉन I, सही है ना। V की यूनिट क्या होती है, वोल्ट, और I की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। तो अगर मुझे R, जिसे बेसिकली क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस, ओम्स कांस्टेंट, इसकी अगर यूनिट पूछे तो क्या होगी, वोल्ट अपॉन एम्पियर। बाद में ओम के रेस्पेक्ट में इसको क्या नाम दे दिया गया, ओम ही नाम दे दिया गया। तो वोल्ट अपॉन एम्पियर लिखो या ओम लिखो। अभी तक देखो चैप्टर में जितनी भी यूनिट आई थी सब ऐसी थी। पहले करंट की आई थी कूलम पर सेकंड, फिर अपन ने उसको एम्पियर कर दिया। दूसरी आई थी अपने क्या आई थी अपने जूल पर कूलम, उसको अपन ने वोल्ट कर दिया। ठीक ऐसे कैसे यहां वोल्ट अपॉन एम्पियर है, इसे अपन ने क्या कर दिया, ओम कर दिया। और ओम को इस सिंबल से भी लिखते हैं, इसको ऐसे याद रख सकते हैं जैसे ये गाड़ी में स्पीड ब्रेकर है, तो रेजिस्टेंस बेसिकली क्या करता है, वही करता है। इसको देखो समझते हैं। देखो यहां पे मैंने V कितना लगाया था 8, लेकिन यहां I कितना है 2, मतलब वो कम आ रहा है। यहां 16 है, यहां 4, तो ये कम क्यों आ रहा है, तो बेसिकली एक कंडक्टर की कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो चार्ज फ्लो को क्या करती है, रोकती, ठीक है। और उस रोकने वाली प्रॉपर्टी को ही क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। तो ये जो बेसिकली कांस्टेंट है ये क्या है, ये बता रहा है कि चार्ज के फ्लो में कितनी रुकावट है, ठीक है। जब अपन नेक्स्ट लेक्चर करेंगे तब इसको और डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी के लिए ये याद रखो कि ये जो है वो रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट है, इसकी यूनिट वोल्ट अपॉन एम्पियर है, जिसे ओम्स भी कहते हैं, इसे सिंबल से भी डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला V अपॉन I। कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते। देखो कभी कभी ऐसा आता है कि आप इसे एक्सपेरिमेंटली प्रूफ भी करके बताएं। तो सबसे पहले अपन जो ये सर्किट था वो यहां सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर देंगे और फिर वो लिख देंगे कि क्या क्या था। तो देखो बैटरी ये B, रियोस्टेट RH, की K, और एमीटर रजिस्टर से या फिर अपन ने वायर से क्या कर दिया, जोड़ दिया सीरीज में,
इसके बाद वोल्ट मीटर है वो अपन कैसे लगा दिया, पैरेलल में। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, स्विच ऑन करेंगे और जो करंट की वैल्यू होगी और जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू होगी वो नोट कर लेंगे। और नोट क्या करेंगे, करंट की वैल्यू एमीटर से, वोल्ट मीटर की वैल्यू वी से। सपोज करो कि उस समय करंट की वैल्यू आई थी और वोल्ट मीटर की वैल्यू क्या थी, वी। आप अपने जो एक्सपेरिमेंट में वी चेंज करके आई भी वैल्यू नोट कर सकते हैं या फिर आई चेंज करके वी की वैल्यू नोट कर सकते हैं। अपन यहां पर रियोस्टेट लगा रखे हैं तो अपन क्या करेंगे, आई को चेंज करेंगे। तो रियोस्टेट को चेंज करके, पोजीशन चेंज करके करंट की वैल्यू को चेंज करेंगे। सपोज करो करंट की वैल्यू I1 से I2 हो गई तो वो अपन एमीटर से नोट कर लेंगे। उस समय वोल्ट मीटर की क्या रीडिंग है वो अपन फिर नोट कर देंगे। इस तरीके से 2-3 रीडिंग ले लेंगे, ठीक है। वो रीडिंग ले ली, फिर इस रीडिंग को यूज करके अपन को क्या करना है, ग्राफ बनाना है जिसमें v को x एक्सिस पे रखना है और i को y एक्सिस पे रखना है। तो पहली वैल्यू v1 i1, उसके लिए आपको ग्राफ ड्रॉ करना आता ही है। एक डॉट लगा देंगे, फिर दूसरे के लिए, फिर तीसरे के लिए, फिर चौथे के लिए। इन सारे डॉट को जब मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी और ये स्ट्रेट लाइन क्या शो कर रही है कि जैसे जैसे v बढ़ रहा है वैसे वैसे i बढ़ रहा है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं जैसे जैसे i बढ़ रहा है वैसे वैसे v बढ़ रहा है। और यही चीज तो ओम्स ने कही थी, तो यही अपना क्या है, ओम्स लॉ। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये अपना ओम्स लॉ था और ये इसका क्या है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन 1-2 न्यूमेरिकल करते हैं। नेक्स्ट लेते हैं डिफाइन 1 ओम। तो देखो 1 ओम क्या होगा, अपन पहले भी इस चैप्टर में 2 1 की डेफिनेशन डिफाइन कर चुके हैं, 1 एम्पियर की और 1 वोल्ट की। वो काम इधर भी करना है। 1 ओम डिफाइन करना है। ओम किसकी यूनिट होती है, रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखते हैं, R इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन I। और उसके फॉर्मूले में जो जो चीजें उनको 1-1 ले लेते हैं। V और I है तो I की जगह 1 एम्पियर रख देंगे, V की जगह 1 वोल्ट रख देंगे, तो R कितना आ जाएगा, 1 ओम। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि अगर किसी वायर में से 1 एम्पियर की करंट पास करें और उसके जो दोनों एंड है उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट का हो, तो जो उस वायर का रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 1 ओम होगा। एकदम सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एग्जांपल है, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इफ 0.5 एम्पियर करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज 2 वोल्ट। तो करंट दे रखी है 0.5 एम्पियर और पोटेंशियल डिफरेंस V दे रखा है 2 वोल्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करना है। एक चीज मैं आपको यहीं क्लियर कर देता हूं, अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई चीजें समझ में ना आए कि वैल्यू किसकी है तो सबसे आसान तरीका है उनकी यूनिट पे जाओ। देखो ये क्वेश्चन मैं रीड ही ना करूं, यहाँ 0.5 के पीछे क्या लिखा हुआ है, ए बोले तो एम्पियर। एम्पियर किसकी वैल्यू होती है, आई की, तो आई दिया हुआ है। 2 के पीछे क्या दिया है, V वोल्ट, तो वो किसकी रीडिंग है, V की रीडिंग है, ठीक है। तो R V इक्वल टू क्या होता है, IR। V इक्वल टू क्या होता है, IR। तो अगर मुझे R निकालना है तो R का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V अपॉन I, ठीक है। V की जगह V की वैल्यू, I की जगह I की वैल्यू। पॉइंट हटाएंगे, ऊपर चला जाएगा, 20/5 कितना होगा, 4 ओम। कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर ही है, बस एक छोटी सी चीज है कि यहां पर दे रखा है कि जो देखो 2.5 वोल्ट, तो V कितना दे रखा है, 2.5 वोल्ट। करंट जो है वो 10 मिली एम्पियर दे रखी है, एम्पियर नहीं दे रखा। तो 1 मिली जो होता है वो होता है 10⁻³ के बराबर। किसके बराबर होता है, 10⁻³ के बराबर। तो वो कह रहा है कि 10 मिली एम्पियर है, तो 10 की जगह 10, मिली की जगह कितना लिख देंगे, 10⁻³ और एम्पियर की जगह एम्पियर। तो अपन को एम्पियर में वैल्यू चाहिए थी, तो करंट की वैल्यू कितनी होगी, 10 × 10⁻³ रेजिस्टेंस फाइंड करना है, वो का वही तरीका, V इक्वल टू IR, तो R इक्वल टू V अपॉन I। V की जगह V की वैल्यू, I की जगह I की वैल्यू। ये 10⁻³ है, इसको ऊपर लेके चले जाएंगे, प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 10⁻³ अगर ये बहुत बड़ा नंबर होता तो अपन को इसको ऐसे ही छोड़ देते, लेकिन ये तो 3 ही पावर है, तो 3 पावर बोले तो 3 जीरो। तो इस चीज के पीछे कितने जीरो लगाने, 3, लेकिन एक पॉइंट था इसलिए 2 जीरो ही लगाए, सही है ना। 1000 से 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2500। और नीचे ये 10 था, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 250 ओम आ गया। कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आपके प्रैक्टिस के लिए 3 क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, आराम से हो जाएंगे, सिवाय लास्ट के, तो उसको देख लो अच्छे से। इसमें अपन को दे रखा है कि करंट दे रखी है 0.4 एम्पियर और कह रहा है कि जो V है वो कितना है, 200 वोल्ट। फिर कह रहा है कि करंट फाइंड करो और V कितना दे रखा है, 240 वोल्ट। मतलब दो V की वैल्यू है और एक करंट की वैल्यू दे रखी है और एक फाइंड करनी है। एकदम सिंपल सा है। पहले इन दोनों वैल्यू को यूज कर अपन R निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, R। और फिर वापस फॉर्मूला लगाएंगे, V इक्वल टू क्या होगा, IR
अपन को I फाइंड करना है तो I इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन R। V की जगह ये वैल्यू, R जो पहले आप निकालोगे पहली दोनों रीडिंग से, वो यहाँ पे पुट कर देना, तो करंट की वैल्यू आ जाएगी। आप प्रैक्टिस करना इसकी, ठीक है। इसी के साथ अपन आज के वीडियो को एंड करते हैं। अगले वीडियो में अपन रेजिस्टेंस की जितनी भी डिपेंडेंसी है कि वो किस किस फैक्टर से अफेक्टेड होता है, किस किस पे डिपेंड करता है, और रेजिस्टिविटी, इन सबको अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।